As the year draws to a close, revenue collections are inching closer to the targets set by the government in the union budget. Cross-tax collections in the first 7 months of the fiscal till October stand at 13.6 lakh crores, that is 61% of the FY22 targets set. क्या पैसा कमाना एक क्राइम है? और नहीं है तो इस पे इतनी पेनल्टी क्यों है? इंडिया के अंदर पैसे की वसूली एक क्राइम माना जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन से चाहे कितना भी पैसा वसूल करे इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो लीगल है। एक आदमी अपने बचपन में पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस करता है, एक महंगी एजुकेशन वो लेता है, जॉब के चैलेंजेस फेस करता है, और जब वो पैसा कमाना शुरू करता है तब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टैक्सेस की फॉर्म में गवर्नमेंट को पे कर देता है, और इसके बदले में उसे कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। और यही ही सबसे बड़ा कारण है कि हर साल इंडिया से 25 लाख लोग माइग्रेट कर रहे हैं। और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि अभी तक 32 मिलियन लोग इंडिया से बाहर जा चुके हैं। आइए बात करते हैं हम अपने टैक्सेस के बारे में। इंडिया में सबसे पहली बार ब्रिटिश राज में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया फरवरी 1860 में। सर जेम्स विल्सन हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया, जो कि 1 अप्रैल 1962 से इफेक्टिव हुआ। इस एक्ट में 14 स्केड्यूल्स, 23 चैप्टर एंड 289 सेक्शंस थे, जो कि हमारी गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि हर सिटीजन से वो टैक्स कलेक्ट कर सके। टैक्सेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और वैल्यू एडिड टैक्स आता है। इसके अलावा भी हमें है ना कुछ टाइप के टैक्सेस और पे करने पड़ते हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, टोल टैक्स। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टैक्स को रिवाइज करती है और कुछ नए टैक्स हम पर इम्पोज भी करती है। रिसेंटली जो नए टैक्स हम पर इम्पोज करे गए हैं वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस एंड सरचार्ज। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब डिफाइन करे गए थे, उसके अंदर 2.5 लाख रुपीस तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया था, और उसके बाद 5% से लेकर 30% तक का टैक्स हम पर इम्पोज किया गया था। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सैलरीड पर्सन जिसका 1 CR का पैकेज है, इसकी टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है? इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 27,37,500 रुपीज़ का इसका इनकम टैक्स बनता है। इसके ऊपर सरचार्ज जो इम्पोज किया गया है वो 2,73,350 रुपीज़ का है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके ऊपर 1,20,450 रुपीज़ का है। टोटल टैक्स की इसकी लायबिलिटी निकल के आती है 31,31,700 रुपीज़ की। इतने हैवी टैक्सेस इसको पे करने पड़ते हैं, और इतने हैवी टैक्सेस पे करने के बाद भी कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी इसको नहीं मिलती है। एक सैलरीड पर्सन होने की वजह से इसके पास कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि ये अपने टैक्स को कम कर सके या फिर अपने टैक्स को बचा सके। इन सभी टैक्सेस का क्या पर्पस है और क्या बेनिफिट एक इंडिविजुअल को हो सकता है, आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। पर्सनल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्विक क्रेडिट अप्रूवल मेरे को मिल जाता है, यानी कि अगर मैं किसी बैंक में लोन अप्लाई करता हूं तो मेरे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि भाई मेरा लोन पास हो जाएगा। अगर मैं किसी डेवलप कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूं, जैसे USA, UK, कनाडा के लिए, तो मेरे काफ़ी हाई चांसेस है कि भाई मुझे वीज़ा मिल जाएगा। अगर मैं अपनी लाइफ का हाई रिस्क कवर चाहता हूं तो उसमें भी ये चीज़ मुझे हेल्प करती है। पब्लिक बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी पैसा इन टैक्सेस से इकट्ठा होता है उससे गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, वेरियस वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च कर पाती है, डिफेंस एंड साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर पैसा लगा पाती है, और सोसाइटी के अंदर जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस कर पाती है। इन बेनिफिट्स के अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इन सभी टैक्सेस की। नंबर 1, हैवी पेनल्टी। अगर मैं अपनी टैक्स फाइलिंग ठीक टाइम पे नहीं कर पाता हूँ तो मुझे हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, और प्लस उसके ऊपर कहते हैवी इंटरेस्ट भी मुझे पे करना पड़ता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन। जब किसी टैक्स को इम्पोज किया जाता है कमोडिटी के ऊपर तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है। नंबर 3, डिस्करेजमेंट टू वर्क हार्ड एंड सेव। लोगों को ये लगता है कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करेंगे या फिर ज़्यादा पैसा सेव करेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट को ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहते।
आखिर क्या कारण है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेस को इम्पोज करती है? गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जाता है कि उसके पास ये टैक्सेस ही उसका सोर्स ऑफ इनकम है, जबकि गवर्नमेंट के पास आज के दिन 277 PSUs है जिनसे वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। टॉप 5 PSUs: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ऐसी कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट के लिए अच्छा सोर्स है इनकम का। इसके अलावा कुछ PSUs हमारी ऐसी भी हैं जो इस समय है ना कहते लॉस में चल रही हैं। BSNL, MTNL, हिंदुस्तान फोटो फिल्म, हिंदुस्तान केबल्स। अपोजिशन की तरफ से ये ब्लेम किया जाता है कि इस करंट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी PSUs कहते नई ओपन नहीं करी गई है, और जबकि 26 PSUs को प्राइवेट किया गया है, ऐसा एक RTI में भी बताया गया है। इससे पहले वाली सरकारों की अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी सरकार में 16 नई PSUs को जोड़ना शुरू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 17 नई PSUs को ओपन किया गया था, और मनमोहन सिंह की सरकार में 23 नई PSUs को ओपन किया गया था। किसी भी लॉस मेकिंग PSU को सेल कर देना या फिर उसको प्राइवेटाइज कर देना ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है कि जो PSU लॉस में चल रही थी उनको प्राइवेटाइज करने के बाद आज के दिन वो अच्छा काम कर रही हैं। जैसे मॉडर्न फूड्स, विदेश संचार निगम लिमिटेड, मारुति उद्योग आज के दिन इंडिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडियन मार्केट का 50% शेयर आज के दिन उसके पास है। तो गवर्नमेंट को इन PSUs को सेल करने की बजाय ये जितनी भी एग्जिस्टिंग PSUs है इनको इम्प्रूव करने के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट को कुछ नई PSU स्टार्ट करनी चाहिए या फिर कुछ नए वेंचर स्टार्ट करने चाहिए। और ये 277 कंपनीज अगर हमारी प्रॉफिट में आ जाती हैं तो गवर्नमेंट के पास एक अच्छा गुड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, और जिसकी वजह से इंडिया के सिटीज़न को इतनी टैक्स की हाई पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये सवाल पूछना मेरा एक फंडामेंटल राइट है, और आप तक ऐसी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। This is your moment.